हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एकाधिकारी फर्म के बारे में पढ़ा था। भाई एकाधिकारी फर्म क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किस प्रकार एकाधिकारी फर्म के अंदर अल्पकाल में और दीर्घकाल के अंदर संतुलन होता है। चैम्बरलिन ने जो एकाधिकारी फर्म होती है उसमें दो प्रकार का जो संतुलन वो बताया था। एक तो फर्म का संतुलन और एक आपका है समूह का संतुलन। तो चैम्बरलिन के अनुसार जो आपका समूह का संतुलन है, समूह के संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से हमने पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं। हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखा था भाई, जो समरूप वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बहुत सी फर्में होती हैं और इन फर्मों के समूह को क्या कहते थे, हम उद्योग का कहते थे। एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती थी, इसलिए वहाँ पर जो समूह या उद्योग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। लेकिन एकाधिकारी की स्थिति में बहुत सी फर्में होती हैं, परंतु उनकी वस्तुएं क्या होती हैं, निकटतम स्थानापन्न होती हैं। इनके वस्तुओं में विभिन्नता पाई जाती है और वस्तुएं क्या होती है, निकटतम स्थानापन्न होती हैं, अर्थात उनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो प्रोफेसर जो चैम्बरलिन थे ऐसी फर्मों के समूह के लिए जिनके उत्पादन में विभिन्नता पाई जाती है, उद्योग के स्थान पर समूह शब्द का प्रयोग किया है। इनके एकाधिकारी के अंदर जो वस्तु विभिन्नता पाई जाती है, उसी के आधार पर जो प्रोफेसर चैम्बरलिन कहते हैं कि जिन फर्मों के उत्पादन के अंदर विभिन्नता पाई जाती है उनको हम क्या कह सकते हैं, एक समूह कह सकते हैं। इनको उन्होंने एक समूह का, उद्योग के स्थान पर उनको एक समूह का नाम दिया। जैसे साबुन बनाने वाली बहुत सी फर्मों का समूह हो सकता है। भाई अलग अलग प्रकार की साबुन बनाती है, वही जितनी भी फर्में होती हैं उनका एक समूह हो सकता है। टूथपेस्ट बनाने वाली फर्मों का भी समूह हो सकता है। अब आगे हम देखेंगे भाई समूह संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसके अंदर दो अजम्पशंस या दो मान्यताएं हैं भाई इसके समूह के संतुलन की। क्या क्या है, समूह की सभी फर्मों की मांग तथा लागत एक समान है। इनके जो भी समूह के अंदर जितनी भी फर्में हैं उनकी मांग और लागत एक समान है। समूह में फर्मों की इतनी संख्या है कि कोई भी एक फर्म अपने निर्णय द्वारा दूसरी फर्मों की कीमत का उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी एक फर्म अपने निर्णय, जो भी वो अपने निर्णय लेती है, वो दूसरी फर्मों की मांग और उत्पादन को क्या है, वो प्रभावित नहीं कर सकती। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपका डायग्राम है, इसमें जो आपका डी वक्र है वो तो क्या है, आपका फर्मों का मांग वक्र और सी क्या है, लागत वक्र है। कोई भी जो आपका उत्पादक होगा एकाधिकारी के अंदर, ओ ए के बराबर क्या करेगा, वो उत्पादन की कीमत निर्धारित करता है। क्योंकि यहाँ पर इस कीमत पर आय और लागत का अंतर सबसे अधिक है। यानी कि इसी ओ ए कीमत पर जो आय है, फर्मों को जो आय प्राप्त हो रही है और जो लागत लग रही है उनकी, उसका अंतर सबसे अधिक होता है। तो उसे हम कह सकते हैं कि इस ओ ए कीमत पर उस कोई भी फर्म है उसको BARG के बराबर क्या है, फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि जो ये एरिया है, ये सारा का सारा क्या है, असामान्य लाभ का। क्योंकि यहाँ पर जो आय और लागत का जो अंतर है वो क्या है, अधिकतम है। इस असामान्य लाभ को देखकर दूसरे उत्पादक भी बाजार में प्रवेश करेंगे। यानी जब फर्मों को देखते हैं जो आपका असामान्य लाभ मिल रहे फर्मों को, तो जो दूसरी फर्में हैं, जो दूसरे उत्पादक है, वो भी क्या करेंगे, बाजार में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि वस्तु की कुल बाजार मांग अधिक विक्रेताओं में बट जाएगी। यानी कि अगर ज़्यादा उत्पादक समूह के अंदर आएंगे तो जो टोटल जो मांग थी वो क्या है, उन समूह के अंदर क्या है, वो बट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो आपका मांग वक्र है वो क्या है, बाईं ओर खिसककर DD1 हो जाएगा। जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिमांड कम होगी तो जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, DD1 हो जाएगा। बाजार में उत्पादकों की संख्या तब तक बढ़ती जाएगी जब तक DD1 वक्र लागत रेखा CC सपरिचय बिंदु पर नहीं हो जाता है। कि जब तक जो भी समूह के अंदर, तब तक जो उत्पादक है उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी जब तक DD वक्र, जो आपकी कोस्ट वक्र थी, उसका स्पर्शीय बिंदु नहीं हो जाता। कि जब तक ये इस कोस्ट को स्पर्श नहीं करता, ये इस प्रकार से क्या ये डिमांड क्या है, जब उत्पादक बढ़ते जाएंगे और डिमांड घटती जाएगी। कब तक होगी, जब तक ये जो डिमांड करो है इस CC वक्र को नहीं स्पर्श करता। तो तब तक उनकी क्या है, जो भी एंट्री है उनकी क्या है, बढ़ती चली जाएगी। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस चित्र के अंदर ई पॉइंट पर मांग वक्र तथा लागत वक्र एक दूसरे के बराबर है। यानी कि इस पॉइंट पर जो आपका डिमांड वक्र है DD1 और जो कॉस्ट है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है।
किसी भी फर्म को अब असामान्य लाभ नहीं प्राप्त होंगे। कोई भी फर्म है इस पर क्या है, उनकी डिमांड यानी कि जो आय भी बराबर है और जो आपकी लागत वो भी क्या है, बराबर है। तो इस स्थिति में किसी भी फर्म को क्या है, असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होंगे, सभी को क्या होंगे, सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। यहाँ पर तो क्या थे, असामान्य लाभ मिल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इंट्री स्टार्ट हो जाती है तो वो लाभ घटने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब आपकी मांग है वो आपकी कॉस्ट के बराबर हो जाती है, लागत के बराबर हो जाती है, तो इस स्थिति में किसी भी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होगी। समूह की प्रत्येक फर्म इस स्थिति में संतुलन की अवस्था में होगी। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था भाई, संतुलन कब होगा, जब फर्मों की मांग तथा लागत एक समान होगी। तो यहाँ पर जो ई पॉइंट पर जो फर्मों की मांग है और जो लागत है वो एक समान है, तो इस यहाँ पर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम है, संतुलन है। तो संतुलन कीमत क्या होगी आपकी, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वो क्या होगी, OB होगी, और जो आउटपुट होगा वो OM1 होगा। पहले जो आपका, इससे पहले जो आउटपुट था वो OM था, प्राइस OA थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे फर्म के अंदर उत्पादकों ने एंट्री की तो उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्राइस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी फर्म को क्या है, असामान्य लाभ यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें फिर आगे इसमें एक और आपका छोटा टॉपिक है, वो आपका है अक्षमता आधिक्य या एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है। जिस प्रकार से हमने पीछे भी पढ़ा था, मैं जब आपकी जो फर्में हैं वो क्या करती हैं, मिनिमम जो आपकी कॉस्ट है उसके मिनिमम पॉइंट पर वो क्या है, प्रोडक्शन नहीं करती, तो इसलिए उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेस कैपेसिटी बोलते हैं। तो या जो अक्षमता आधिक्य है वो क्या होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन की एक विशेषता ग्रुप में अक्षमता आधिक्य का पाया जाना है। यानी कि जिस प्रकार से हमने एकाधिकारी के अंदर लॉन्ग रन के अंदर जो इक्विलिब्रियम देखा था, उसके अंदर ग्रुप के अंदर क्या था भाई, जो आपका अक्षमता आधिक्य पाया जाता है। मैन्सफील्ड के शब्दों में अक्षमता आधिक्य दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में इष्टतम उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन का अंतर है। यानी कि जो इष्टतम उत्पादन होता है और जो वास्तविक उत्पादन होता है, जो फर्में उत्पादन कर रही होती है, वास्तव में जो करती है, जो कर सकती है, इष्टतम उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के अंतर को ही क्या कहते हैं, अक्षमता आधिक्य कहते हैं। यानी कि दीर्घकाल के अंदर हमने देखा था वह संतुलन के लेवल पर जो फर्में होती हैं वो क्या करती हैं, जो उन जितना जो वास्तविक उत्पादन होता है वो क्या होता है, इष्टतम उत्पादन से कम होता है, जो उनका उत्पादन होता है वो कम होता है, और उत्पादन वो क्या कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षमता आधिक्य कहते हैं। तो इष्टतम उत्पादन वह उत्पादन है जिस पर दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम होती है। हमने देखा था वह जो भी फर्में होती हैं वो दीर्घकाल के अंदर क्या है, उसके मिनिमम जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है उसके मिनिमम पॉइंट पर क्या प्रोडक्शन नहीं करती, वो क्या उसके जो भी उसका नेगेटिव स्लोप होता है उसके पॉइंट पर ही क्या करती है, वो प्रोडक्शन करती है। तो इस प्रकार से जो इष्टतम पॉइंट कहाँ पर होगा, जो भी उत्पादन का जो इष्टतम उत्पादन कहाँ पर माना जाएगा, जहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर अगर प्रोडक्शन होगा तो उसको हम बोलते हैं इष्टतम उत्पादन। लेकिन फर्में क्या करती हैं, उससे जो आपका ऋणात्मक ढलान होता है उससे पहले पॉइंट पर वो क्या करती है, उत्पादन करती है, जिसको उसका रियल आउटपुट बोलते हैं। तो इसी प्रकार इन दोनों के अंदर, इष्टतम उत्पादन के अंदर और वास्तविक उत्पादन के अंदर जो अंतर पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षमता आधिक्य कहते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों में अक्षमता आधिक्य पाई जाती है क्योंकि ये अपनी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन नहीं करती। इस प्रकार से हमने लॉन्ग रन के अंदर देखा था, सेम वही डायग्राम है, ये आपका AR है, ये आपका MR है, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है और ये लॉन्ग रन MC है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर हो जाता है, ई पॉइंट पर, जहाँ पर MR और MC बराबर है वहाँ पर इक्विलिब्रियम है, और आउटपुट कितना है, OQ है, और प्राइस कितनी है, OP है। यानी कि R इस पॉइंट पर क्या है, प्राइस OP है। तो फर्मों को यहाँ पर क्या है, सामान्य लाभ मिल रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं जो आपके लॉन्ग रन एवरेज जो कॉस्ट है उसका मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है, M पॉइंट, इस पॉइंट पर उसका मिनिमम पॉइंट है। तो इसका मतलब जो फर्म है वो OQ1 के बराबर क्या कर सकती है, अपना इष्टतम उत्पादन कर सकती है या और भी उत्पादन कर सकती है। लेकिन रियल में अगर फर्म देखते हैं हम तो वो OQ ही उत्पादन करती है। तो ये बीच का जो गैप रह जाता है इसी को हम बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी या अक्षमता आधिक्य। तो इस प्रकार से जो भी फर्में होती हैं वो अपने इष्टतम उत्पादन का प्रयोग नहीं कर सकती। इस स्थिति में प्रत्येक फर्म अपने इष्टतम उत्पादन की औसत लागत से अधिक औसत लागत पर उत्पादन करती है। इस प्रकार से डायग्राम बता दिया किस प्रकार से है। तो जो आपका इष्टतम उत्पादन होगा वो क्या होगा,
जो इष्टतम जो आपका उत्पादन जो अक्षमता होगी वो इष्टतम उत्पादन आपका कितना है OQ1 माइनस वास्तविक उत्पादन OQ। तो जो Q1 है वो आपका क्या है अक्षमता अधिक्य है। अक्षमता अधिक्य के उत्पन्न होने का कारण यह है कि दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में नीचे की ओर झुकी हुई AR और जो MR होती है यू आकार वाली AC वक्र को न्यूनतम बिंदु के बाईं ओर स्पर्श करता है, यानी कि इसके जो न्यूनतम बिंदु के बाईं ओर स्पर्श करता है। इसका मतलब क्या होता है अक्षमता अधिक्य का ये कारण बनती है। स्पर्श बिंदु जो आपका R है वो न्यूनतम बिंदु M से ऊपर है, यानी कि जो मिनिमम पॉइंट वो M है और लेकिन जो स्पर्श पॉइंट है वो R, जहाँ पर रियल में जो प्रोडक्शन किया जाता है वो क्या है इससे ऊपर है। कीमत न्यूनतम औसत लागत से अधिक है, जो आपकी कीमत है वो क्या है न्यूनतम औसत लागत से क्या है अधिक है। यहाँ पर होनी चाहिए प्राइस, लेकिन ये क्या है ज़्यादा है। तथा उत्पादन इष्टतम OQ1 से कम अर्थात OQ है, यानी कि इष्टतम उत्पादन आपका क्या होना चाहिए OQ1 होना चाहिए, लेकिन ये कितना है OQ ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं भाई अक्षमता अधिक्य है। तो अब हम देखते हैं क्या अक्षमता अधिक्य अपव्ययी है, वेस्टफुल है भाई। जो भी अक्षमता अधिक्य है ये रह जाता है भाई इष्टतम उत्पादन करना चाहिए, तो ये क्या अपव्ययी है वेस्टफुल है। ये भी एक विवादास्पद विषय है कि अक्षमता अधिक्य अपव्ययी है या नहीं है। कुछ जो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो अक्षमता अधिक्य है के फलस्वरूप ग्रुप में फर्मों की आवश्यकता से अधिक संख्या है, इनके जो अक्षमता अधिक्य पाया जाता है भाई वो ग्रुप के अंदर जो फर्मों की जो संख्या होती है वो आवश्यकता से अधिक होती है, यानी कि फर्मों की संख्या ज़्यादा होती है। प्रत्येक फर्म इष्टतम उत्पादन से कम उत्पादन करती है, इसलिए अक्षमता अधिक्य की स्थिति ही ग्रुप में आवश्यकता से अधिक फर्में रह जाती है। इसलिए इसके फलस्वरूप अपव्यय तथा अकुशलता होती है। प्रत्येक फर्म औसत लागत वक्र के ऋणात्मक ढाल वाले, यानी कि ऋणात्मक ढाल वाले जो भी ये है वाले भाग पर ही उत्पादन कर रही होती है, इसलिए उत्पादन आवश्यकता से अधिक लागत पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त फर्म की वर्तमान जो उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होने पाता। इस कारण से कुछ अर्थशास्त्रियों की धारणा है कि अक्षमता अधिक्य अपव्ययी होता है। इसके अभाव में वस्तुओं की समान मात्रा का फर्मों की कम संख्या द्वारा उत्पादन करना संभव होगा, क्योंकि प्रत्येक फर्म द्वारा अधिक उत्पादन किया जाएगा। परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत कम होगी। प्रत्येक फर्म वस्तु की अधिक मात्रा का कम औसत लागत पर क्या करेगी उत्पादन करेगी। इसके विपरीत जो कुछ अर्थशास्त्री जैसे कैल्विन लेक्स्टर इस मत को स्वीकार नहीं करते कि एकाधिकारी प्रतियोगिता अपव्यय है। उनके अनुसार एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत विभेदीकृत वस्तुओं के उत्पादन के फलस्वरूप उपभोक्ताओं की विभिन्न रुचियों को संतुष्ट करने और उनकी संतुष्टि को अधिकतम करना संभव होता है। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं जो आपका अक्षमता अधिक्य है वो आवश्यक रूप से अपव्यय नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं वह अपव्यय है, कुछ इसको नहीं मानते। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका वस्तु विभेद, किसे कहते हैं प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन। वस्तु विभेद क्या होता है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था भाई। जो इसकी मेन विशेषता आपकी यही है, जो आपका एकाधिकारी की जो मुख्य विशेषता क्या है वो आपकी क्या है वस्तु विभेद है। वस्तुओं के अंदर क्या पाया जाता है विभेद पाया जाता है। जो आपके उत्पादक होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करते हैं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो वस्तु विभेद क्या है, जो भी वस्तु विभेद की जो टर्म बताई है या जो भी कंडीशन बताई वो आपकी चैम्बरलिन के द्वारा बताई। चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकारी प्रतियोगिता की जो मुख्य विशेषता वो क्या है वस्तु विभेद है। वस्तु विभेद का अर्थ है कि वस्तुएं एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होती हैं, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए क्या है निकटतम स्थानापन्न होता है परंतु वे समरूप नहीं होती। उनमें रंग, नाम, पैकिंग, क्वालिटी आदि का अंतर पाया जाता है। इनके जो आपकी जो वस्तु विभेद के कारण जो डिफरेंट जो वस्तुएं होती हैं वो क्या है समरूप नहीं होती। उनमें क्या अंतर पाया जाता है, चाहे वो रंग का हो, नाम का हो, पैकिंग का हो या क्वालिटी का हो। इस प्रकार से हम देखते हैं बाज़ार में आपको फोरहेंड्स, बिनाक, कोलगेट, सिग्नल आदि कई प्रकार के टूथपेस्ट, लिम्का, कैंपा, कोका कोला, पेप्सी, कोका कोला, थम्स, कई प्रकार के ठंडे पेय पदार्थ भी मिल सकते हैं। तो ये एक दूसरे के क्या स्थानापन्न है, परंतु इनमें भी क्या है विभेद पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपकी वस्तु विभेद की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। वस्तु विभेद के फलस्वरूप वस्तुएं पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एक रूप नहीं होती, यानी कि जिस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने देखा था भाई सभी वस्तुएं क्या होती है समरूप होती हैं, लेकिन वस्तु विभेद के अंदर जो आपकी वस्तुएं हैं वो एक समरूप नहीं होती। वस्तु विभेद बाजार की एक वास्तविक स्थिति है, यानी कि जो रियल जो
बाजार की जो स्थिति होती है वो वस्तु विभेद है। हम देखते हैं भी रियल लाइफ के अंदर जो वस्तु विभेद पाया जाता है, ये वस्तुएं निकट स्थानापन्न होती हैं। वस्तु विभेद वास्तविक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार का हो सकता है। वस्तु विभेद की अवस्था में उत्पादक अपनी वस्तुओं के नाम आदि को कानूनी रूप से पेटेंट करा लेते हैं और उन्हें उस वस्तु के नाम, डिजाइन आदि का अधिकार होता है। वस्तु विभेद का उद्देश्य कीमत निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त करना है और लाभ में वृद्धि करना है। वस्तु विभेद के फलस्वरूप औसत लागत में वृद्धि होती है। चैम्बरलिन के अनुसार वस्तु विभेद लोगों की विभिन्नता की प्रबल इच्छा की पूर्ति करता है। यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं जो भी लोग होते हैं वो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो इच्छा होती है उसको पूरे करने का काम कौन करता है? वस्तु विभेद करता है। इसके लिए कुछ अधिक कीमत देना भी आवश्यक हो जाता है। और जो जिन वस्तुओं को जो भी आपके उपभोक्ता होते हैं, जो वस्तुएं पसंद आ जाती है, जिस कंपनी की जो वस्तुएं पसंद आती है, उसके लिए वो क्या है, अधिक कीमत देना भी क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं। आगे हम देखते हैं भाई जो आपकी वस्तु विभेद तथा मांग वक्र किस प्रकार का होता है वस्तु में। तो अर्थशास्त्र में जो सबसे पहले आपके सराफा ने नीचे गिरती हुई मांग वक्र के आधार के रूप में वस्तु विभेद की धारणा प्रतिपादित की थी। यानी कि जो आपका कोई अर्थशास्त्री थे सराफा, तो इन्होंने जो मांग वक्र था वो क्या था, नीचे गिरता हुआ था। तो नीचे गिरते हुए मांग वक्र के आधार पर ही वस्तु विभेद की धारणा को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। परंतु कीमत तथा उत्पादन की मात्रा के निर्धारण के आधार के रूप में वस्तु विभेद की धारणा का विकास, यानी कि वस्तु विभेद की अगर कीमत तथा उत्पादन की मात्रा के धारणा के आधार पर देखें तो जो कीमत विभेद की जो धारणा का विकास था वो किसी ने किया था, चैम्बरलिन ने किया था। चैम्बरलिन के अनुसार किसी वस्तु की मांग पर केवल कीमत का ही प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि वस्तु की किस्म तथा विक्रय लागत का भी प्रभाव पड़ता है। तो वस्तु विभेद का उद्देश्य उपभोक्ताओं को किसी विशेष वस्तु की मांग करने के लिए प्रेरित करना है। यह ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न फर्मों के उत्पादन में विभिन्नता होते हुए भी एक दूसरे के निकट स्थानापन्न होते हैं। वस्तु विभेद का मुख्य उद्देश्य कीमत निर्धारण पर उत्पादक के प्रभाव को बढ़ाना है। उत्पादक केवल कीमत लेने वाला ही नहीं रह जाता बल्कि कीमत निर्धारित करने वाला भी बन जाता है। वस्तु विभेद के कारण जो आपका उत्पादक होता है वो केवल कीमत लेने वाला ही नहीं बनता, वो निर्धारित करने वाला भी बन सकता है। इसके फलस्वरूप मांग वक्र का ऋणात्मक झुकाव होता है। कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है, कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। वस्तु विभेद के कारण ही मांग वक्र पर विक्रय लागतों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। आगे फिर हम देखते हैं भाई वस्तु विभेद के अंदर संतुलन किस प्रकार से होता है, इक्विलिब्रियम किस प्रकार से होता है। ये डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं भाई जो आपका इक्विलिब्रियम है वो वस्तु विभेद के कारण किस प्रकार से हो सकता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद का फर्म के संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। जो भी ये डायग्राम है इसको बनाते समय ये मान लिया गया कि वस्तु की दो किस्में हैं, यानी कि एक ही वस्तु की क्या है, दो किस्में हैं, ए और बी। इनकी बिक्री के लिए कोई विक्रय लागत का खर्च नहीं किया गया। फर्म को यह तय करना पड़ता है कौन सी किस्म की वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यानी कि जो एक ही वस्तु की दो किस्में हैं और फर्म को यह तय करना पड़ता है कि वह किस किस्म की वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे लाभ को क्या किया जा सकता है, अधिकतम किया जाए। हम मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत पहले से तय हो चुकी है, जो वस्तु की कीमत है वो भी क्या है, पहले से तय हो चुकी है। यह भी मान लिया गया कि उत्पादक उत्पादन की अधिक मात्रा बेच सकेगा यदि वह उत्तम किस्म की वस्तु का उत्पादन करता है। यानी कि बढ़िया किस्म की अगर वस्तु का उत्पादन करता है तो वह उसकी अधिक कीमत पर उसको क्या कर सकता है, वो बेच सकता है। फर्म दोनों वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाली कुल लाभ की तुलना करती जाएगी। यानी कि दोनों वस्तुओं की किस्म से जो उसको लाभ मिलेगा उसकी तुलना क्या है, वो करती जाएगी। उस वस्तु का चुनाव करेगी जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि उसी प्रकार जो आपकी वस्तु है, फर्म है, वो उसी वस्तु का चुनाव करेगी जिससे उसको क्या मिले, अधिकतम लाभ मिले। इस प्रकार से हम देख सकते हैं वह जो डायग्राम के अंदर जो ए डिमांड करो है वो क्या है, ए वक्र वस्तु ए का लागत वक्र है, बी क्या है, वस्तु बी का लागत वक्र है, और जो दोनों की जो कीमत है वो क्या है, ओपी, जो प्राइस है वो ओपी क्या है, निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो वस्तु बी का लागत वक्र ऊंचा है, जो ए का तो लागत वक्र नीचा है और बी का क्या है, ऊंचा। तो इस प्रकार से जो आपकी वस्तु बी है वो क्या है, बढ़िया किस्म की मानी जाएगी। अब मान लेते हैं ओपी कीमत पर जो कि शिथिर है वस्तु ए की ON मात्रा की मांग की जाती है। यानी कि जो ओपी कीमत है जो कांस्टेंट है, शिथिर है, तो वस्तु ए की क्या है,
ON मात्रा की क्या की जाती है, मांग की जाती है। इसकी कुल उत्पादन लागत, जो आपकी कुल उत्पादन लागत है वो क्या है, ONFR, यानी कि जो उसकी लागत है, एक ही जो ये आपका लागत वक्र है, तो ONFR इसकी क्या है, कुल उत्पादन लागत है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, मैं जो भी फर्म को, जो आपका फर्म इसके बिक्री मूल्य कितना है, यानी कि मूल्य कितना प्राप्त हो रहा है फर्म को, ONEP, यानी कि लागत तो उसकी ONFR है, और जो बिक्री मूल्य प्राप्त हो रहा है वो ONEP, ये उसको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भी जो आपका RFEP है, ये फर्म को क्या मिल रहे हैं, लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार हम दूसरी किस्म के बारे में, उसके बारे में देखते हैं, जो बी है, वस्तु बी का लागत, बी के अंदर देखते हैं, बी, ये आपका बी है, बी में जो आपकी उत्पादन किया जाता है वो OM के बराबर मांग की जाती है। जो लागत आती है उसकी वो आपकी OMGS, उत्पादन की लागत इतनी है, OMGS, OM उत्पादन पर उत्पादन की लागत OMGS है। तो जो बिक्री मूल्य फर्म को प्राप्त हो रहे हैं वो क्या है, OMHP, इसके बराबर OMHP के बराबर बिक्री मूल्य इसको क्या है, प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो SGHP ये है, ये क्या है, फर्म को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से बी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करने से क्या फर्म को अधिक लाभ मिल रहे हैं, और ए से क्या मिलते हैं, कम लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार से कोई फर्म होगी वो क्या करेगी, फर्म वस्तु बी का उत्पादन करना पसंद करेगी। फिर इसके अंदर एक और है, इसके अंदर हम देखते हैं जो आपकी विक्रय लागतें क्या होती हैं। मैंने जब आपका पिछले जो एक अधिकारी के बारे में पढ़ रहे तब भी बताया था, मैं जो विक्रय लागतें क्या होती हैं, मैं जो वस्तु को बेचने के लिए जो भी विज्ञापन पर जो खर्चा किया जाता है उनको हम विक्रय लागतें बोलते हैं। तो विक्रय लागतें एक अधिकारी प्रतियोगिता वाली फर्मों को अपना उत्पादन बेचने के लिए विज्ञापन तथा प्रचार पर काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। अर्थशास्त्र में वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए उसके विज्ञापन तथा प्रचार पर जो कुल धन खर्च किया जाता है उसे विक्रय लागतें कहा जाता है। यानी कि किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए उसके विज्ञापन या प्रचार पर जो कुल धन खर्च किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विक्रय लागतें कहते हैं। विक्रय लागत की आवश्यकता एकाधिकारी प्रतियोगिता में ही अधिक महसूस होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में सभी उत्पादकों की वस्तुएं समरूप होती है, उन्हें वस्तु के विज्ञापन पर कोई भी खर्च नहीं करना पड़ता। एकाधिकारी की अवस्था में भी वस्तु का एक ही उत्पादक होता है। जब वह वस्तु का उत्पादन करना आरंभ करता है तो वह ग्राहकों को उत्पादन की सूचना देने के लिए हो सकता है कि वह विज्ञापन आदि पर कुछ खर्च करे। विज्ञापन पर खर्च किया जाने वाला व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से जो एकाधिकार के द्वारा जो भी धन खर्च किया जाता है उत्पादन को बेचने के लिए, वो केवल एक सूचना मात्र हो सकता है। जब ग्राहकों को वस्तु के बारे में सूचना मिल जाती है तो विज्ञापन पर धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में ग्राहकों को केवल वस्तु के संबंध में सूचना देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि बार बार उन्हें वस्तुओं के गुणों के विषय में आदि याद दिलाना आवश्यक होता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रय लागतें केवल सूचना मात्र नहीं होती, वह मांग परिवर्तक होती है तथा बिक्री की उन्नति के लिए आवश्यक होती है। यानी कि जो भी आपकी फर्म में जो भी विक्रय लागतें होती है वो मांग परिवर्तक होती है और बिक्री की उन्नति के लिए आवश्यक होती है। बिक्री की उन्नति में वे सब क्रियाएं शामिल की जाती है जिन्हें एक उत्पादक अपने उत्पादन की मांग को बढ़ाने के लिए करता है। विक्रय लागतें वे लागतें हैं जो किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन, प्रचार, सेल्समैन, प्रदर्शन, दुकानदारों के द्वारा दिया जाने वाला कमीशन, गिफ्ट, रियायती आदि सभी प्रकार के रूप में की जा सकती हैं। तो चैम्बरलिन के अनुसार हम इसकी एक डेफिनेशन देख सकते हैं भाई, विक्रय लागतें वे लागतें हैं जो किसी वस्तु के मांग वक्र के आकार अथवा स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लगाई जाती हैं। आगे इसकी हम देखते हैं जो मान्यताएं हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, अजम्पशंस क्या हैं। विक्रय लागतें दो मान्यताओं पर आधारित हैं। क्रेताओं की मांग तथा रुचि में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि विक्रय लागतों के द्वारा जो क्रेता हैं या जो क्रेताओं की मांग में और उनकी रुचि में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। क्रेताओं को वस्तुओं की विभिन्न किस्मों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। विक्रय लागतों से क्रेताओं को बाजार की अवस्था, वस्तु की उत्तमता तथा इस प्रकार की और दूसरी बातों का ज्ञान हो जाता है। इन लागतों के फलस्वरूप फर्म अपने उत्पादन को लोकप्रियता बना सकती है और अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है।
नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं जो विक्रय लागत होती है और जो उत्पादन लागत होती है उनमें क्या अंतर होता है। हम देखते हैं जो उत्पादन करते समय जो उत्पादन किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो भी लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागतें कहते हैं। और उस वस्तु को आगे बेचने के लिए, उसकी बिक्री करने के लिए जो भी लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय लागतें कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। उत्पादन लागतें वे लागतें होती हैं जो एक वस्तु को ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करने योग्य बनाने के लिए खर्च की जाती है। यानी कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो लागत की जाती है, उसको जो लागत लगती है उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं। इन लागतों के फलस्वरूप वस्तुएं उपभोक्ताओं के योग्य हो जाती हैं। इसके विपरीत विक्रय लागतें वे लागतें हैं जो उपभोक्ताओं की रुचियों और आदतों में परिवर्तन करने में सहायक होती हैं। इन लागतों के मुख्य उद्देश्य ग्राहकों की वस्तुओं के प्रति आकर्षित करना होता है। तो चैम्बरलिन इस अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे लागतें जो वस्तु को मांग के अनुरूप बनाती है, उत्पादन लागतें कहलाती है। और इसके विपरीत वे लागतें जो मांग को वस्तु के अनुरूप बनाती है, विक्रय लागतें कहलाती हैं। यानी कि वे लागतें जो वस्तु को मांग के अनुरूप बनाती हैं उनको तो उत्पादन लागतें कहते हैं, और जो लागतें जो मांग को वस्तु के अनुरूप बनाती है उनको विक्रय लागतें कहते हैं। उत्पादन लागतों में वस्तु को तैयार करने, बाजार तक पहुंचाने, उसको बनाने, पैसा लगाने, गोदामों में रखने तथा ग्राहकों तक पहुंचाने संबंधी खर्चे शामिल किए जाते हैं। इसके विपरीत विक्रय लागतों में सब प्रकार के विज्ञापन तथा मांग पैदा करने संबंधी क्रियाएं जैसे अखबार हैं, रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाओं में विज्ञापन, दीवारों पर पोस्टर, सड़कों, रेलगाड़ियों, दफ्तरों, सेल्समैन में इनाम प्रतियोगिता आदि सभी इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। विक्रय लागतों का उद्देश्य वस्तु की मांग में वृद्धि करना है, जबकि उत्पादन लागतों का उद्देश्य वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करना होता है। उत्पादन लागतें उपयोगिता का सर्जन करती है, जबकि विक्रय लागतें वस्तु के लिए मांग का सर्जन करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों में आधारभूत अंतर यह है कि उत्पादन लागत वस्तु की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए खर्च की जाती है, जबकि विक्रय लागत वर्तमान वस्तु के लिए मांग में वृद्धि के लिए खर्च की जाती है।